नमस्कार, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। लूसेंट का पढ़ा जा रहा है, लूसेंट को पढ़ा जा रहा है। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, अभी तक व्यूज़ नहीं है। तो हमने इसका फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया था, एक छोटा। अब अगले पेज में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसका एक छोटा सा इतना सा मतलब 2-3 लाइन है फर्स्ट पेज में ही। तो फर्स्ट पेज पूरा कंप्लीट हो चुका है, वीडियो अपलोड हो चुका है, यूट्यूब पर जाके आप देख सकते हैं। एक एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, पूरा मतलब लूसेंट से अध्ययन कराया जा रहा है। 394 पेज है इसमें। पहला पेज खत्म हो चुका है, सेकंड पेज में प्रवेश कर रहे हैं। तो सेकंड पेज का जो शुरुआती जो टॉपिक है वो है अर्थववेद। तो अर्थववेद के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। अर्थवा ऋषि, अर्थववेद के रचयिता कौन है? तो अर्थवा ऋषि है। अर्थववेद में कुल 731 मंत्र है और लगभग 6000 पद्य है। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। ऋग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। जो ऋग वेद में भी मंत्र है उससे भी कई वर्ष पुराना अर्थववेद में मंत्र है। ऋग वेद से भी पुराने मंत्र है। ठीक है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अर्थववेद में मिलता है। औषधियों का उल्लेख, ठीक है। पुराने जमाने में औषधियों से इलाज किया जाता था रोगों का। तो औषधियों का जो सबसे पहला जो आप वर्णन जो देखेंगे, तो सबसे पहला उल्लेख जो है औषधियों का वो अर्थववेद में ही मिलता है। ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थववेद का महत्व इस बात में है कि इस में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। और क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से मतलब पुराने समय में अर्थववेद का महत्व किस लिए है? तो इस बात के लिए है कि जो अर्थववेद में ना सामान्य मनुष्य मतलब जो सामान्य मनुष्य है उनका विचार कैसा है, उनका अंधविश्वास कैसा है, इन सब बातों का विवरण अर्थववेद में मिलता है। ठीक है। पृथ्वी सूक्त अर्थववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अर्थववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ठीक है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रेरणा गीत, राजभक्ति तथा राजा चुनाव, बहुत से वनस्पतियां एवं औषधियों, संप, वशीकरण, प्रचीयता, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। इसको आपको समझ नहीं आया होगा तो देखिए, ध्यान दीजिए कि अर्थववेद में क्या क्या है। ठीक है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का इसमें विवरण है, जिसमें है पहला गृह निर्माण, घर का निर्माण कैसे किया जाता है वो भी इसने बताया है। कृषि कैसे उन्नति करेगी ये भी इसने बताया है। व्यापारिक मार्गों का गहन, व्यापार कैसे होता है, खोज, इसका भी विवरण इसमें मिलता है। रोग हो जाता है किसी व्यक्ति को तो रोग का निवारण किस प्रकार किया जाता है यह भी अर्थववेद में ही पाया जाता है। समन्वय, ठीक है, कैसे समन्वय बनाना है वो भी इसमें बताया गया है। विवाह तथा प्रेरणा गीत, ठीक है, विवाह के बारे में भी इसमें बताया गया है तथा प्रेरणा गीतों के बारे में भी इसमें बताया गया है। राजभक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। राजा का चुनाव किस प्रकार होगा ये भी अर्थववेद में बताया गया है। बहुत से वनस्पति एवं औषधियों का भी इसमें विवरण मिलता है। ठीक है। सांप का विवरण मिलता है। ठीक है। वशीकरण कैसे किया जाता है, क्या है, इन सब के बारे में जानकारी भी अर्थववेद में मिलता है। प्रायश्चित का भी इसमें विवरण मिलता है। मातृभूमि
महात्म्य आदि का विवरण भी इसमें मिलता है। तो इन सभी मैंने धीरे धीरे करके बोला था कि पता चल जाए आपको। तो इन सभी का विवरण किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी उल्लेख वर्णन है। जादू टोना आज सुनते होंगे कि जादू कर दिया, तो ये सब अथर्ववेद में इन सभी का विवरण मिलता है। काला जादू, सफेद जादू, जो भी आप समझे, ठीक है। तो कुछ जादू टोनों का भी इसमें विवरण मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। परीक्षित को, ठीक है, अथर्ववेद है, उसमें जो परीक्षित है उसको कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु एक देश था उस समय। तो कुरु को समृद्ध और उसका अच्छा चित्रण जो है अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अभी आप आगे पढ़ेंगे आर्य की राजनीतिक प्रणाली, जिसमें आपको पता चलेगा सभा एवं समिति क्या है, ठीक है। तो उसी का विवरण इसमें मिलता है। और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है। वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, ठीक है। वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन की व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एक जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है, जिससे कि यजुर्वेद को समझना आसान है। मध्यान्ही और कणाभ शुक्ल यजुर्वेद तथा वाणिज्य संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। कांटक, कनिष्ठकल, मैत्रेयनी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय तथा तवलकार सामवेद की शाखाएं है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पल्पलाद है। तो ये सब शाखाएं हैं जो वेदों को पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए बनाई गई थी, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद, यहाँ पे एक नोट दिया गया है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद में लिखा गया वेद अथर्ववेद है। याद रखिएगा। तो यही था अथर्ववेद की एक छोटी सी कहानी जो कि लूसेंट में दी गई है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।